यूज ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के यूज क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो कि इसका यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेंट कौन है? हेजर। हेजर क्या होता है? हेजर नॉर्मली ये होता है कि अपनी एक पोजीशन जो भी उसकी है, बाइंग की या सेलिंग की, उस पोजीशन के रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर में अगर कोई पोजीशन बना रहा है, डेरिवेटिव में पोजीशन बना रहा है अपोजिट, तो उसको बोलते हैं हेज। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आपने रिलायंस का स्टॉक बाय किया हुआ है, रिलायंस का शेयर बाय किया है आपने। इसके साथ ही अगर रिलायंस का फ्यूचर अगर आप सेल कर देते हो तो हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन आपकी क्या हो गई? हेज हो गई। अब आपका रिस्क बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन को, मतलब एक बाइंग के साथ जो दूसरी सेलिंग की पोजीशन बन जाए, तो उसको बोलते हैं हेज करना। कौन कौन करता है ये? कोऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई, डीआईआई, बैंक एंड गवर्नमेंट्स all use derivative products to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rate, share value, bond prices, currency exchange rates, commodity prices। ये सारे यूजर्स हैं। वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई कोऑपरेटिव हो सकता है, वो कोई कॉर्पोरेट्स हो सकता है, वो कोई प्रोड्यूसर हो सकता है जिनके कमोडिटी की यूज लगती है, ठीक है, वो कोई एक्सपोर्टर हो सकता है जिसको करेंसी के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस ना है, जिसको मान के चलिए अगर किसी को यूएस से पेमेंट आती है हर 6 महीने में, ठीक है, और यूएस को सर्विस प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम इसमें आईटी कंपनी आती हैं, तो क्या करती हैं वो करेंसी को हैज करके रखती हैं। ऐसा नहीं हो कि रुपया गिर जाए या रुपया ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या करती हैं करेंसी को हैज करके चलती हैं, बेच के चलती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव को। तो इस तरीके से यूज करते हैं हेजर। और क्या है, इसी तरीके से इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। द क्लासिक एग्जांपल इज फार्मर हु सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक इनटू प्राइस ऑफ डेरिवेटिव एज कॉर्प ऑन फ्यूचर डेट। द बायर माइट बी a food processing company which wish to fix a taking delivery of the crop in the future। Another example could be that of, अब देखो इसमें क्या है सिंपल, जैसे मान के चलो एग्जांपल ये कह रहा है कि जैसे मान के चलो कोई किसान है, उसने कोई फसल उगाई है, अब आज फसल की बुआई हुई, वो चाहता है कि भाई, उसको लगता है कि भाई 20 टन फसल होने वाली है, एक्सपेक्टेड 20 टन के आसपास होगी। तो क्या करेगा कि किसी ऐसी कंपनी को जो कि उस फसल की जरूरत जिसको है उससे सौदा कर सकता है, वो कि इस प्राइस में जब मेरी फसल आ जाएगी तो मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। इसमें दोनों का फायदा है। किसान का फायदा यह है कि अगर उस टाइम पे प्राइस बाई चांस गिर जाए, उस चीज से बचने के लिए आज ही उसने डील कर ली। कंपनी का बेनिफिट यह है कि मुझे डिलीवरी मिल जाएगी टाइम पे, पहले से डील डन हो गई। ऐसा ना हो कि प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर डिलीवरी ना मिल पाए मुझे प्रोडक्ट की, तो हमारा प्रोडक्शन उससे सफर करेगा। तो ये सारी डील होती रहती है, इसको हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टर हेज करते हैं पोजीशन को। अब दूसरा पार्टी आता है जिसमें मैक्सिमम रिटेल आते हैं, स्पेकुलेटर, ट्रेडर। स्पेकुलेटर कौन होता है? स्पेकुलेटर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर वेरी वेल suited to trading on price of financial asset and commodities. It is much lesser expensive create a speculative position using future than by actually trading in the underlying asset. As a result of potential return are much greater। फ्यूचर का प्रोडक्ट जो है, चाहे वो कमोडिटी हो गया, चाहे वो करेंसी हो गया, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो गया,
एक तो उसमें मार्जिन मनी कम लगता है। मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइज है 5 लाख का या 10 लाख का, तो मार्जिन लगेगा 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। इवन कॉमोडिटी में तो और कम मार्जिन लगता है, ठीक है, 9-9%, 8-8% के मार्जिन में काम हो जाता है गोल्ड सिल्वर वगैरह इनमें। तो ये क्या है, ट्रेडर को ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। वो एक बड़ा रिटर्न बनाने के लिए, भाई मान के चलो 20% का मार्जिन भी अगर लग रहा है और 20% का मार्जिन दे के अगर उसने किसी भी पोजीशन में अगर 5% का मूव ले लिया, यानी 10 लाख का 5% का अगर मूव ले लिया 20% का मार्जिन देके, तो उसका रिटर्न्स पोटेंशियल जो है काफी हाई हो जाता है। इसलिए ट्रेडर को फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट इतने अट्रैक्ट करते हैं। अभी सिर्फ हम बात फ्यूचर की करेंगे। यही सारी चीजें इसमें समझाई गई है आपको। ए क्लासिक application is the trader to who believe that announcement better than expected quarterly results। ये सब एग्जांपल्स हैं। अब इसमें दोनों चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो अगर कोई एक ट्रेडर है, स्पेकुलेटर है, उसको लग रहा है कि भाई कोई भी XYZ स्टॉक बढ़ने वाली है, उसके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले हैं, रेट बढ़ने वाला है, तो क्या करेगा, फ्यूचर में बाई कर लिया उसने 10-20% का मार्जिन देके। अब आने वाले टाइम पे अगर वो प्राइस बढ़ गया उसके फेवर में, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट अगर प्राइस गिर गया तो उसको अच्छा खासा नुकसान भी देना पड़ सकता है। तो ये दो धारी तलवार है, सीधी बैठ गई तो सामने वाले को काट देगी, उल्टी बैठ गई तो जिसके हाथ में है उसको ही काट देगी, ठीक है। तो और स्पेकुलेटर जो होता है, ट्रेडर जो होता है, वो बना ही रिस्क लेने के लिए है, उसको रिस्क लेना है, ठीक है। और यही रीजन है कि रिटेल जितने भी ट्रेडर हैं वो मैक्सिमम मनी को लूज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, किसी पोजीशन को हैज नहीं करते, ठीक है। अब बात आएगी आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर कौन होता है? तो आर्बिट्रेजर वो होता है जो कि दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में या दो अलग अलग मार्केट में जो मिस प्राइजिंग होती है, प्राइस में जो गैप होता है, उस गैप को कमाने की कोशिश करता है। यानी मान के चलो कि कैश में किसी शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, फ्यूचर में वो प्राइस चल रहा है 105 रुपए या 110 रुपए, तो क्या करेगा, इक्विटी में खरीदेगा और फ्यूचर में बेच देगा। पोजीशन उसकी क्या हो गई, हैज हो गई, वो भी एक तरह का हैज पोजीशन है। तो आर्बिट्रेज इस तरह का बेनिफिट लेता है, ठीक है। And arbitrage deal the products risk-free profit by exploiting the mispricing in the market। थोड़ा बहुत आप इसकी बुक को पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम अगर आपको पास करना है तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे समझ के, ठीक है। तो क्या बेनिफिट लेते हैं ये, रिस्क फ्री प्रॉफिट गेन करना चाहता है, एक्सप्लोटिंग मिस प्राइसिंग इन द मार्केट, मार्केट में जो मिस प्राइसिंग है उसकी वजह से। A simple arbitrage occurs when a trader purchases an asset cheaply in one location, exchange, and simultaneously arrange to sell another location, exchange at higher price। एक मार्केट में खरीदेगा, दूसरे मार्केट में, एक प्राइस मार्केट में अगर सस्ता मिल रहा है, दूसरे मार्केट में महंगा जा रहा है, तो एक सस्ता जहां मिल रहा है वहां बाई करेगा, जहां महंगा जा रहा है वहां बेच देगा, उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज, ठीक है। Such opportunity are unlikely to persist for very long since arbitrager would rush in buy the asset cheaper market and simultaneously sell in the expensive market, thus reduce the price gap। अब काफी टाइम तक ये क्या करता है, प्राइस गैप को रिड्यूस करने के लिए आर्बिट्रेजर इस तरीके की एक्टिविटी करते रहता है। As mentioned above, there are three major players in derivative market। तीन प्लेयर हैं, सबको पता है, हैजर, ट्रेडर्स एंड आर्बिट्रेजर। हैजर aim to hedge their risk,
अपना रिस्क कम कर रहा है, ट्रेडर को रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है। हेजर प्लान ऑफलोड फ्रॉम द देयर एक्सपोजर एंड आर्बिट्रेजर एस्टेब्लिश एफिशिएंस लिंक बिटवीन डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्रेज का काम यही है कि भाई एक से दूसरे मार्केट का लिंक देखते रहना कि भाई कहाँ प्राइस कम है, कहाँ प्राइस ज्यादा है, उसका बेनिफिट उठाना, ठीक है। ट्रेडर ट्रेड, अब ट्रेडर क्या होता है ये सबको पता है, जो जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ट्रेडर क्या है भाई, टेक नेकेड पोजीशन लेता है फ्यूचर मार्केट में। नेकेड का मतलब क्या होता है कि या तो लॉन्ग कर लिया या फिर शॉर्ट कर लिया, खरीद लिया या फिर बेच लिया, उसके अगेंस्ट कोई भी उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी उसके पास स्टॉक नहीं है, कोई अनदर बाइंग की पोजीशन नहीं है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई भी पोजीशन नहीं है, तो वो होता है ट्रेडर। They go long short various future contract available in the market. Indeed, the capacity of derivative market to absorb buying and selling by hedger is directly dependent upon the ability of trader who act as counterparty to hedger. अब देखो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर एक वॉल्यूम देता है किसको, हैजर को, क्योंकि हैजर का भी ट्रेड, जो बड़े पार्टी है उनका ट्रेड कब कंप्लीट होगा भाई, उनके अगेंस्ट अगर उनको बेचना है तो कोई बायर हो, या फिर उनको खरीदना है तो कोई सेलर हो, जब भी तो उनका ट्रेड कंप्लीट होगा। तो बेसिकली स्पेकुलेटर, एक ट्रेडर, वो क्या करता है, एक वॉल्यूम जनरेट करता है उनके लिए, एज ए काउंटर पार्टी काम करता है अनदर। जैसे हैजर बायर है तो ट्रेडर सेलर के रूप में उनको अपना सौदा देने का काम करता है, ठीक है। Thus, the trader from one of the most important participant of the derivative market providing the depth of the market, hedger may not be able to hedge if trader are not present in the system। यही चीज मैंने आपको समझाया कि अगर मार्केट में ट्रेडर नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जो कि मार्केट में नेकेड पोजीशन ले रहा है, तो फिर ये जो बड़े बड़े एफआईआई हैं, बड़े बड़े जो डीआईआई हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, जो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, उनको सौदा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, वॉल्यूम की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ बोथ हैजर एंड ट्रेडर इनिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्यूचर मार्केट। दोनों की जरूरत है, हैजर भी चाहिए और ट्रेडर भी चाहिए, ताकि मार्केट में वॉल्यूम बढ़ सके, ग्रोथ हो सके इस मार्केट का। फॉर इंस्टेंस एज्यूम अ फार्मर एक्सपेक्ट, अब ये सारी चीजें अपन कई बार कर चुके हैं तो इसको छोड़ देते हैं, एग्जांपल्स जो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्बिट्रेजर भी क्या करता है। आर्बिट्रेजर जनरली लॉक द देयर प्रॉफिट अनलाइकली ट्रेडर नेकेड कॉन्ट्रैक्ट। जो ट्रेडर अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा है उसका एक प्रॉफिट आर्बिट्रेज कैसे लॉक करता है, उसको देखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि कोई अंडरलाइन एसेट है जो कि 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी मान लेते हैं कोई स्टॉक का प्राइस है जो कि 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसका फ्यूचर प्राइस 110 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लॉट साइज 50 का है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो आर्बिट्रेज क्या करेगा, हियर एन आर्बिट्रेज विल बाय द कैश मार्केट। ये क्या करेगा, कैश मार्केट में बाय करेगा और सेल करेगा, कहां पे, 100 के रेट पे बाय करेगा और फ्यूचर में 110 पे जो प्राइस चल रहा है वहां पे बेच देगा, ठीक है। मान लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कैश जो है बढ़ जाता है, 108 हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है फ्यूचर की एक्सपायरी कहां होगी, कैश के प्राइस पे, तो 108 ये भी रहेगा। तो यहां से इसको पॉजिटिव कितना मिला, 8 पॉइंट्स, और यहां से इसको निगेटिव कितना हुआ, 2 पॉइंट्स। तो ओवरऑल इसने कितना गेन किया, 10 पॉइंट्स पर यूनिट। 10 इंटू लॉट साइज 50 का है तो 500 रुपए पर लॉट को उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो में मान लेते हैं कि अंडरलाइन का प्राइस नेगेटिव हो जाता है, 100 से 95 आ गया, 95 आ गया,
95 पे एक्सपायरी किया, बढ़ने की जगह घट गया, तो उस केस में भी क्या होगा, जो 100 में बाय किया था वो कहां सेल होगा, 95 में, और फ्यूचर में भी क्या होगा, 95 ही सेटल होगा, यानी 110 में जो सेल हुआ था, तो यहाँ पे भी 15 पॉइंट्स का, यानी ओवरऑल यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स का ही गेन आएगा, जो उसका पूरा गैप है, और 50 इंटू 10 यानी 500 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट उसका यहाँ पे भी होगा। तो इस मार्जिन, इसका जो मिस प्राइसिंग है, इसका बेनिफिट लेता है आर्बिट्रेज। अब इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट हैव नॉट कंसीडर इन द अबव एग्जांपल। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई एसटीटी, कोई जीएसटी, कोई ब्रोकरेज, कुछ भी कॉस्ट इसमें लेके नहीं गया है, जस्ट इसको आपको समझने के लिए एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि भाई किसी भी कंडीशन में आर्बिट्रेज का क्या है, कोई भी रिस्क नहीं है, उसके पास कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझाया गया, आर्बिट्रेज जो पोजीशन बनाता है ऐसे प्रोडक्ट में बनाता है जहां पे लिक्विडिटी हाई हो, उनके पास टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होता है, तो टाइमिंग बहुत कम लगता है, एक जगह खरीदने दूसरी जगह बेचने में, मैनुअल ऑर्डर्स नहीं लगते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स एचएफटी ऑर्डर यूज करते हैं लोग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से इस तरह के ऑर्डर्स को मैच किए जाते हैं, या फिर एल्गो, काफी हैवी एल्गो यूज किए जाते हैं, उससे इस सारे ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है यूज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का क्या यूज है, इंडेक्स जो हमने समझा सेकंड चैप्टर में, उसका क्या यूज है। इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क विच इज inherent of investment in security. Price risk is price movement in the asset held by market participant in the unfavorable direction. This risk is broadly divided into two parts: a specific risk and unsystematic risk. A specific risk यानी unsystematic risk और market risk यानी systematic risk। दो टाइप के रिस्क होते हैं। अब ये दो टाइप के रिस्क को हम समझते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, स्पेसिफिक रिस्क यानी अनसिस्ट। अब देखो क्वेश्चन स्पेसिफिक रिस्क पे भी आ सकता है, और दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इज द कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क एट द यूनिक और टू स्पेसिफिक इवेंट pertaining to company and industry. Example, specific risks include the risk of fall in a stock price due to a strike by factory workers, which affect the production sales, the risk sudden departure of key managerial personnel, risk of loss of market share due to emerge of a strong competitor, etc. Specific risk separable from investing in the security. This risk could be reduced to certain extent by diversifying the portfolio. अब देखिए ये रिस्क होता क्या है, जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक आपने खरीदा और अचानक से उसके कंपनी में किसी प्लांट में स्ट्राइक हो गया, कोई लेबर स्ट्राइक हो गया, जो कि आमतौर पर मैक्सिमम होते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुकेगी तो प्राइस स्टॉक का फॉल करेगा। तो इस तरीके के रिस्क को क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। ये रिस्क को कम कैसे किया जाए, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप इस तरह के रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो एग्जांपल बोलते हैं ना भाई, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने हैं, अलग अलग टोकरी में, क्योंकि एक टोकरी अगर गिर भी गई तो ऐसा नहीं हो एक ही टोकरी में अपने सारे पैसे एक ही बास्केट, एक ही स्टॉक में डाल दोगे, अगर उसी कंपनी में प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सिस्टमेटिक रिस्क। An investor can diversify his portfolio, eliminate the major part of the price risk. The diversifiable unsystematic risk. What is left is the non-diversified portion or the market risk known as systematic risk.
variability in security total returns that are directly associated with overall movements in general market or economy is called systematic risk. For example, market risk or systematic risk include the risk due to sudden change in monetary policy, fiscal policy, depreciation, domestic exchange rate, declaration of war. Thus, every portfolio is exposed to the market risk. This risk is separable from the investment in trouble in the market, which the help of index-based derivative. Therefore, the total price risk in stock investment is sum of the systematic risk, market risk and unsystematic risk, the risk of specific stock. देखिए मार्केट रिस्क क्या है, यानी सिस्टमेटिक रिस्क। मान के चलो जैसे अभी आपने देखा पिछले 2 साल से यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था एकदम से पूरे वर्ल्ड की मार्केट एकदम से गिरी थी। या इस तरह के कोई भी अनाउंसमेंट होता है जो सडन हो जाए, अचानक से कोई खबर आ जाए, कोई सुनामी आ गई, जैसे 2011 में जापान में सुनामी आई थी अचानक। तो ये सारे जो रिस्क हैं वो मार्केट रिस्क हैं, सिस्टमेटिक रिस्क हैं, कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को या किसी कंट्री में जैसे मान के चलो कुछ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी तो आजकल डिस्काउंटेड होती है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट बढ़ना या घटना ये सडन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के अगर कहीं कुछ रिस्क आए, कहीं कुछ पूरा कहीं प्राकृतिक जो भी आपदा आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, इस तरह की चीजें आ जाए जहां पे मेजर इंपैक्ट हो पूरे के पूरे इकोनॉमी में, तो इस तरह में क्या होता है कि मार्केट एकदम से सडन फॉल होती है। अब इस तरह के रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव इंडेक्स डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे हम अब ये जब इस तरह का रिस्क आएगा, मार्केट रिस्क आएगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में जाएगा। अब उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द सिंगल स्टॉक फ्यूचर टू मैनेज द रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन स्पॉट मार्केट। फॉर इंस्टेंस, वी use single future would be hedge the market participant against the total risk of equity investment, because these future are comparable with underlying position. The main difference between underlying position and single stock future is one, the settlement front. In case of the cash transaction, settle take place immediately. In the case of future contract, settle derivative. अब देखिए इसमें मेनली समझाने की कोशिश क्या करी है, जैसे मान के चलो डिफरेंट आपका स्टॉक है, अलग अलग स्टॉक है, कई स्टॉक उसमें ऐसे भी हैं जो कि फ्यूचर में ही ट्रेड नहीं करता, आप उसको कैसे हैज करोगे, उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। तो इन सारी चीजों को कम करने के लिए, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए इंडेक्स फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया गया। और इंडेक्स फ्यूचर में क्या होता है कि इंडेक्स फ्यूचर में बेटा का कैलकुलेशन होता है। बेटा, हर स्टॉक की एक अलग सी बेटा होती है। बेटा कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा, चूंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बेटा कैलकुलेशन, मान के चलो कोई एक स्टॉक है आपके पास एबीसी, अगर निफ्टी इंडेक्स मान के चले, निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स पर, निफ्टी में अगर 1% का चेंज आता है, अगर 1% का चेंज आता है तो इस एबीसी स्टॉक में भी 1% का चेंज आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस स्टॉक का जो बेटा है वो क्या है, 1 है। अगर निफ्टी में 1% का चेंज आया और एबीसी से स्टॉक में 2% का चेंज आ गया, तो इसको हम बोलेंगे कि इस स्टॉक का जो बेटा है वो कितना है, 2 है। इस तरीके से बेटा का कैलकुलेशन होता है। इसका पूरा फॉर्मूला है, उसके बारे में हम समझते हैं कैसे वर्क करता है। अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, बेटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक आर यूज्ड टू कैलकुलेट बेटा ऑफ पोर्टफोलियो। हर स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक का बेटा कैलकुलेशन करने के लिए उसका पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं। पोर्टफोलियो बेटा इज वेटेड एवरेज ऑफ बेटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक
in the portfolio based on their investment proportion. अब देखिए इन्वेस्टमेंट, जैसे मान के चलो आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, 10 स्टॉक का रेशियो अलग अलग है, किसमें कितना कितना अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया गया है, सबका बेटा अलग अलग है। तो अब उन सबके कैलकुलेशन करने के लिए आपको पोर्टफोलियो का अगर कैलकुलेशन करना है तो उनके रेशियो के हिसाब से, किसमें आपने कितना पैसा डाला हुआ है, उस रेशियो के हिसाब से आप उसका पोर्टफोलियो का बेटा कैलकुलेशन करोगे। और एक बार जब पोर्टफोलियो का बेटा कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद आप पूरे पोर्टफोलियो को आप इंडेक्स डेरिवेटिव से हेज कर सकते हो। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए यहाँ पे अगर आपके पास 4 स्टॉक है, चारों का जो बेटा है 0.5, 1.1, 1.3 एंड 0.9 है। अब इनका जो वेट है आपके पोर्टफोलियो में, जो वेटेज है, जो भी अमाउंट आपका पोर्टफोलियो में लगा हुआ है उसका 35% लगा हुआ है, जिसका बेटा 0.5 है। 15% अमाउंट जहां लगा है उसका बेटा मान के चलो 1.1 है। 20% जहां पे पोर्टफोलियो में आपका पैसा लगा हुआ उसका बेटा 1.3 है, और 30% जहां पे लगा हुआ उसका बेटा क्या है, 0.9 है। तो अब इस तरीके से अगर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, पोर्टफोलियो बेटा हो गया कितना, कैलकुलेट किया तो पोर्टफोलियो बेटा आ गया इसमें 0.87। कैसे आया ये, बेटा इंटू जहां जहां जितना परसेंट है ना, तो आगे 0% को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.2 डिजिट पीछे लिख देता, 0.35 हो गया यहाँ पे। इसका बेटा कितना था 1.1, तो 1.1 में इंटू कर दिया 0.15% है तो 0.15 से। अब यहाँ पे इसका बेटा कितना है 1.3, तो इसको प्लस किया और 1.3 इंटू 20% बेटा से कैलकुलेट कर दिया। जो 0.90 बेटा जिसका है उसका 30% है तो उसको 30% से कर दिया। इस तरीके से जब टोटल ऐड किया गया तो टोटल ये कैलकुलेशन आया आपका 0.87। अब इन कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब आप एग्जाम देने जाते हो वहां पे कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन रहता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप कैलकुलेट करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ये है पोर्टफोलियो का बेटा कैलकुलेट करने के लिए वेटेज इनटू बेटा प्लस वेटेज 2 इनटू बेटा, जितने भी बेटा हैं उसका वेटेज m इनटू बेटा m इज इक्वल टू बेटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीपी मतलब बेटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो भैया वेटेज 1 मतलब पहला स्टॉक का वेटेज, वेटेज 2 बेटा 1 मतलब पहले स्टॉक का बेटा, वेटेज 2 ऐसे ही, और B2 वेटेज 2 बेटा 2, ऐसे ही n नंबर तक आप पोर्टफोलियो का बेटा कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। इसमें बिल्कुल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक इज रेडली अवेलेबल इन वेरियस फाइनेंशियल न्यूज़पेपर। अब देखिए हर स्टॉक का बेटा आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐसे मैगजीन है, ब्लूमबर्ग, रिटर्स, एटीसी, बहुत सारे हैं जहां पे आपको स्टॉक का बेटा कैलकुलेशन। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूं, जो भी वहां पे आपको दिया गया है कि बेटा इस स्टॉक का इतना है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं होता। जब वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होती है तो हर स्टॉक का बेटा भी ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो इसमें एक चीज समझने वाली ये बात है कि इंडेक्स फ्यूचर से आप पूरा का पूरा 100% अपने पोर्टफोलियो को हैज नहीं कर सकते, 100% रिस्क खत्म नहीं होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अपने जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 100% कभी भी रिस्क एलिमिनेट हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी के हिसाब से बेटा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए when a stock future used to hedge the risk of single stock, we can use the hedge ratio is 1:1। अब सिंपल सी बात है, अगर मान के चलो कि कोई फ्यूचर में स्टॉक है तो उसके लिए तो हमें इंडेक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस का लॉट साइज कितना है, अभी उसका लॉट साइज 500 का हो गया। ठीक है, 500 का, अब रिलायंस का लॉट साइज 500 का है, अगर आपके पास शेयर भी 500 ही है
रिलायंस के शेयर भी 500 ही है, तो सिंपल सी बात है, आप अपने पूरे शेयर को हैज करना है तो एक लॉट फ्यूचर बेच दो, पूरा का पूरा 1:1 हैज हो गया, सिंपल। ठीक है। अब बात यहाँ पे तब आती है जब आप एक इंडेक्स फ्यूचर के यूज से आप अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हैज करना चाहते हो, तो इसका कभी भी रेशियो 1:1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर स्टॉक का बेटा अलग अलग रहेगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये समझो। This is because the portfolio to be hedged is different from the hedging instrument, which is the index future contract. Suppose that the investor hold a portfolio comprising of 10 large cap stock and wishes to hedge this portfolio with an index future contract. Now the index future contract may represent an index comprising 30 or 50, and hence it is not perfect hedge for the investor portfolio that includes 10 stock. Moreover, the beta of this portfolio may be different from the index, hence 1:1 hedge ratio is not appropriate for this situation. ये ऑलरेडी समझ लिया हमने कि भाई जब सबका बेटा अलग अलग रहेगा, सबका बेटा, तो फिर इंडेक्स से उसको हैज नहीं किया जा सकता। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर रिक्वायर्ड टू हैजिंग दिस पोर्टफोलियो द हैज रेशियो कैलकुलेटेड फॉलो। अब उसके लिए हैज रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें पोर्टफोलियो का और इंडेक्स का। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है, इसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। और ये चीजें क्वेश्चन के लिए नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर 3, 4, 5 3 चैप्टर ऐसे हैं नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, अभी ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। अगर आप कोई फंड मैनेज करते हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, सडन कोई ऐसा रिस्क आपको दिख रहा है, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करके अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हैज करेंगे, वो कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इसको हम क्या बोलेंगे, वीपी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग पोर्टफोलियो रिस्क, कितने कॉन्ट्रैक्ट से हम पोर्टफोलियो रिस्क को हैज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है वीपी इंटू बीपी, बेटा ऑफ पोर्टफोलियो बाय वीआई। अब इसका मतलब क्या है, वीपी मतलब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बीपी मतलब बेटा ऑफ पोर्टफोलियो, और वीआई मतलब वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कितना है। ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स का जो प्राइस लेवल है इनटू कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइज है, लॉट साइज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन पर्पस डेटा ऑफ द फ्यूचर इंडेक्स वाइस वर्सा स्पॉट इंडेक्स इज टेकन एज वन। Hedge against the systematic risk mainly depend upon the relation of the portfolio with the index, which is measured by data. A portfolio has different relationship with different indices used for hedge, hence the hedge ratio would be changed with the change in index. Further, there is assumption that the past relationship between the stock or portfolio movements are index movements would be continue in future. This may result some difference between actual and expectation number. ये मैंने पहले अभी आपको जस्ट बताया कि आगे मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो परफेक्ट हैज तो कभी होगा ही नहीं। हैजिंग यूजिंग सिंगल स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन यूनिट 5। ये यूनिट 5 में आपको पूरे डिटेल में यानी बताया जाएगा 5वें चैप्टर में, आगे हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हैजिंग। हैजिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, लॉन्ग हैज। लॉन्ग हैज क्या होता है, तो ये थोड़ा सा समझ लेंगे। लॉन्ग हैज, शॉर्ट हैज, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं डिटेल में। लॉन्ग हैज इज द ट्रांजैक्शन व्हेन वी हैज आवर पोजीशन इन कैश मार्केट बाय गोइंग लॉन्ग इन फ्यूचर मार्केट।
फॉर एग्जाम्पल वी एक्सपेक्टेड टू रिसीव सम फंड्स इन फ्यूचर। लॉन्ग हेज का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा क्या है, लोग इसको उल्टा समझ आते हैं और एक क्वेश्चन हमेशा गलत करके आते हैं। लॉन्ग हेज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है, और उसके लिए हम फ्यूचर बाई कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर बाई कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर में बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग हेज, ठीक है। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल वी एक्सपेक्ट टू रिसीव सम फंड इन फ्यूचर and want to invest in some amount in security market. We have not yet decided the specific companies where investment to be made. We expected the market to rise in the near future, bear the risk acquiring security at a higher price. We cannot hedge by going long in this future today on receipt of the money. तो इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर में कोई फंड मिलने वाला है और उस पैसे को हम मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इस रिस्क को नहीं लेना चाहते कि जब तक मेरे पास पैसा आएगा तब तक कहीं मार्केट यहाँ से बढ़ न जाए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर हमारे पास थोड़ा बहुत मार्जिन पे करने के लिए पैसा है तो उस पैसे से हम एक इंडेक्स फ्यूचर खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हेज हो गया, एक एग्जांपल हो गया लॉन्ग हेज का, ठीक है। ये चीज आपको समझाई गई है। अब बात आती है शॉर्ट हेज। शॉर्ट हेज क्या होता है, शॉर्ट हेज ट्रांजेक्शन व्हेन द हेज बाय गोइंग शॉर्ट इन फ्यूचर मार्केट। सिंपल है भाई, लॉन्ग हेज का मतलब जब फ्यूचर में लॉन्ग करोगे तो लॉन्ग हेज हो गया, जब फ्यूचर में फ्यूचर बाई किया तो लॉन्ग हेज हो गया, फ्यूचर सेल किया तो शॉर्ट हेज हो गया। सिंपल इससे समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब क्रॉस हेज क्या होता है, क्रॉस हेज समझना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आएगा, ठीक है। तो व्हेन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन एसेट इज नॉट अवेलेबल, भाई जिसको आप हैज करना चाहते हो उसका डेरिवेटिव का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट look for an asset is closely associated with their underlying and trades in future market that closely associated with asset for hedging purpose. They may trade in future of this related asset protect the value of their actual price. तो उसके लिए क्या ढूंढेंगे, उसके लिए ऐसे क्या करते हैं, जो हैजर है ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि सिमिलर, जो स्टॉक उनके पास है या फिर जो भी उनके पास प्रोडक्ट है उसका सिमिलर कोई ऐसा स्टॉक किसी दूसरे मार्केट में चलता हो जिसका डेरिवेटिव हो, तो उससे क्या करेंगे, पोजीशन को हैज कर देंगे। तो इसको बोलते हैं क्रॉस हेज। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एग्जांपल समझाया गया है, इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जेट फ्यूल आर नॉट अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट देन हैजर में यूज कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ऑन अनदर एनर्जी प्रोडक्ट, crude oil, heating oil, gasoline, due to their close associated with jet fuel for hedging purpose. मान के चलो जो बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां जो कि एविएशन बिजनेस में है, जिनके बहुत सारे प्लेन्स हैं, जिनको बहुत सारे फ्यूल खरीदने पड़ते हैं, तो उनका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उनका जो जेट फ्यूल है वो क्लोजली एसोसिएटेड कहां से है, क्रूड ऑयल से है, गैसोलाइन है। तो क्या करेंगे, क्रूड ऑयल से, गैसोलाइन से, इनसे अपनी हीटिंग ऑयल से पोजीशन को क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस हेज बोलते हैं। हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ, ये क्या होता है, हैज कॉन्ट्रैक्ट मंथ इज द मैच्योरिटी मंथ्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच वी हैज आवर पोजीशन। द thumb rule is to select the future contract with expiry just after the date which we are wish to unwind exposure. For example, मतलब देखो, जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब हैज कब तक करते हैं भाई, जब तक जिस टाइम तक हम अपने पोजीशन रिस्क को कम करना चाहते हैं उस टाइम तक के कॉन्ट्रैक्ट को हम हैज करते हैं, तो हैज कॉन्ट्रैक्ट उसी को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज 10 May, an investor decide to sell portfolio on 20 June
to meet some financial obligation, he wants to hedge the market risk his portfolio by shorting index future. In this case, investors should short index future contract expiring in June. मतलब अगर किसी इन्वेस्टर को जैसे मान के चलो पैसे की जरूरत है जून में, लेकिन अब वो अपने पोर्टफोलियो को रिस्क में नहीं डालना चाहता, तो जून वाला कॉन्ट्रैक्ट ही बेचेगा वो, ना कि अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट बेच दे या उससे पहले का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका प्रॉपर हैज नहीं होगा। इसी चीज को बोलते हैं, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, ट्रेडर और रिस्क टेकर, ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है भाई, ट्रेडर सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, ठीक है। तो taker in the derivative market and they take position in the future market without having any position in underlying cash market. These positions are based upon the expectation of price momentum of the underlying asset. Trader either take naked position or spread position. ट्रेडर ट्रेड नेकेड पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन। नेकेड पोजीशन क्या होता है? नेकेड पोजीशन भाई सीधे खरीद लिए या सीधे बेच लिया, उसको नेकेड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ट्रेडर में आल्सो टेक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, सिंगल स्टॉक फ्यूचर। नेकेड पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट, ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। 2-3 months contract would be traded as naked. A calendar spread become naked open position. अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड समझते हैं, कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। एक ट्रेडर है, वो क्या करेगा, या तो नेकेड पोजीशन लेगा, सीधा खरीद लिया, या फिर सीधा बेच दिया। लेकिन एक ट्रेडर दूसरा भी यूज करता है, वो क्या करता है, स्प्रेड ट्रेड ले लेता है, कैलेंडर स्प्रेड जिसको बोलते हैं। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, तो उसके लिए a naked position is long or short in any future contract, but spread position क्या होता है, consistent two opposite position, एक लॉन्ग होगा एक मंथ में। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल अभी 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ कितने मंथ चलते हैं, जैसे अभी चलेगा, अभी दिसंबर ट्रेड हो रहा है, दिसंबर, जनवरी और फेब। कैलेंडर स्प्रेड क्या होगा, स्प्रेड पोजीशन, मान के चलो आपने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को किया बाय और जनवरी को कर दिया सेल। कंटिन्यूअस दो पोजीशन हमेशा साथ साथ चलेगी, एक बाय और एक सेल, तो इसको क्या बोलते हैं, कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। अब एक कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, जैसे एक्सपायरी आ गई, मान के चलो दिसंबर वाली की एक्सपायरी आ गई, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो जनवरी नेकेड ओपन हो गया। अब इसको भी अगर हैज करना है तो फरवरी को सेल कर देंगे या फरवरी को बाय कर लेंगे, तो ये हैज हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें आ रहा है एक क्वेश्चन आएगा, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। Either two contract with the same maturity of different product on two contract with different maturity on same product. The former terms are intercommodity, interproduct spread, and later is known as calendar spread, time spread and horizontal spread. अब इसमें अलग अलग स्प्रेड होता है। एक होता है कि भाई सेम कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी को निफ्टी से हैज किया, ठीक है, करंट मंथ निफ्टी से नेक्स्ट मंथ निफ्टी को हैज कर लिया। अब जैसे मान लो कुछ लोग क्या करते हैं भाई, निफ्टी को सेंसेक्स से हैज कर दिया या निफ्टी को बैंक निफ्टी से हैज कर दिया, तो ये अलग अलग, तो इनको अलग अलग स्प्रेड के बारे में नाम दिया गया है। जैसे इंटर कमोडिटी स्प्रेड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, टाइम स्प्रेड है, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एट प्रेजेंट only calendar spread are available for trading in equity derivative segment. इक्विटी डेरिवेटिव में क्या है, सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड है, यानी सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, निफ्टी को निफ्टी से ही हैज करते हैं, सेंसेक्स को सेंसेक्स से ही हैज करते हैं, ठीक है। इंटर कमोडिटी स्प्रेड बिटवीन स्पेसिफिक कमोडिटी लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, सोयाबीन मेल्स, सोयाबीन ऑयल एटीसी अवेलेबल इन द ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव में इंटर कमोडिटी स्प्रेड है, उसमें उसको हैज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैलेंडर स्प्रेड हमने बता दिया ऑलरेडी। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इफ मिस्टर ए हैज
say 3 contract of short in 1 month future, 2 contract long in 2 month future contract, and 3 contract long in 3 month future contract, we would say 2 calendar spread between first and second months and 1 calendar spread between first and third month. Further, his position remaining two 3 months contract would be treated naked. A calendar spread become a naked open position when, ये थोड़ा सा क्या है घुमा के आपको समझाता है तो ताकि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई मिस्टर एक्स है, अब 3 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा है। इसने बाय किया 3 लॉट दिसंबर में, ठीक है, ये सब सेम कर रहा है, निफ्टी में ही कर रहा है। मान के चलो निफ्टी दिसंबर में 3 लॉट बाय किया। इसके बाद क्या करता है, सेल कर दिया 2 लॉट, किसमें, जनवरी में। दिसंबर में 2 लॉट, दिसंबर में 3 लॉट बाय किए, जनवरी में 2 लॉट सेल कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, फिर से सेल कर देता है 3 लॉट फैब वाले कॉन्ट्रैक्ट को, यानी 3 ओपन है, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में उसकी पोजीशन है नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। ठीक है, दिसंबर में 3 लॉट खरीदा, जनवरी में 2 लॉट बेच दिया, तो यहां से ये 2 पोजीशन क्या हो गया, 2 लॉट का कैलेंडर स्प्रेड हो गया फर्स्ट और सेकंड मंथ में, दिसंबर और जनवरी में। अब यहां बचा क्या, एक बाइंग पोजीशन बन रही है, एक बाइंग पोजीशन है। इस एक बाइंग पोजीशन से यहां पे थर्ड मंथ में जो 3 लॉट सेल किया है तो यहां पे एक स्प्रेड बन गया, यहां पे एक स्प्रेड बन गया, और थर्ड मंथ में यानी फैब में 2 कॉन्ट्रैक्ट बच गए, 2 बाई के कॉन्ट्रैक्ट बच गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको वैसे इतना कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन नहीं आता है, आ जाए तब भी आप कर सकते हो सिंपल कि भाई तीनों मंथ में अगर पोजीशन बनी है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नेट में ओपन बच रहा है, वो ओपन पोजीशन हो गई, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में आर्बिट्रेज का क्या अपॉर्चुनिटी रहता है, कई बार इसको दोहरा चुके, एक बार और देख लेते हैं। आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट टू replicating asset in the market in an attempt of the profit from discrepancy in their prices, mispricing है ना, involve activity on one or several instrument asset on one different market simultaneously. Important point to understand that an efficient market arbitrage opportunity may be exist only brief period or not at all. The moment arbitrage, spot arbitrage opportunity, they initiate arbitrage trade, thereby eliminating the arbitrage gap. भाई 2 इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो गैप होता है उसको यूज करने के लिए, उसको ट्रेड करने के लिए आर्बिट्रेज यूज करता है। आर्बिट्रेज ऑक्युपाई द प्रोमिनेंट पोजीशन इन द फ्यूचर वर्ल्ड्स एज मैकेनिज्म दैट कीप्स द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अलाइन प्रॉपर्टी विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट। अब देखो यहाँ पे कुछ मेन जो पॉइंट्स है ना, ये आपको समझ लेना है। आर्बिट्रेज इन द फ्यूचर मार्केट कैन टिपिकली बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप से होगा। पहला, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज, ये समझ लेना बस। कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज रेफर टू लॉन्ग पोजीशन इन कैश, भाई इक्विटी में, स्पॉट में बाइंग की पोजीशन रहेगी, लॉन्ग की पोजीशन रहेगी, अंडरलाइन मार्केट यानी उसमें, और शॉर्ट पोजीशन किसमें रहेगी, फ्यूचर में।
इक्विटी बाई करेगा, फ्यूचर सेल करेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज बोलते हैं। और नेक्स्ट रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज रेफर टू द लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर, फ्यूचर में लॉन्ग करेगा और शॉर्ट पोजीशन अंडरलाइन एसेट कैश मार्केट में, इक्विटी बेचेगा फ्यूचर में लॉन्ग करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स कैश एंड कैरी बोलेंगे। इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज का मतलब होता है दिस आर्बिट्रेज इन इनिशिएट टू पोजीशन ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट एक्सचेंज। भाई जैसे मान के चलो कोई ऐसा फ्यूचर है जो एनएससी में भी ट्रेड हो रहा है, बीएससी में भी ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक एक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो एक आर्बिट्रेज मान के चलो बैंक निफ्टी को बाय करता है और बैंक एक्स को शॉर्ट करता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटर एक्सचेंज आर्बिट्रेज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा इन द लैंग्वेज ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स फेयर वैल्यू फ्यूचर, ये पहले ही हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फेयर वैल्यू फ्यूचर का एफ फ्यूचर, ठीक है, स्पॉट प्लस कैश एंड कैरी, ये हमने पहले ही करा हुआ है, वेयर एस स्टैंड स्पॉट प्राइस, सी स्टैंड कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है, ये पहले ही करा हुआ है। और इसके अलावा अगर कॉस्ट ऑफ कैरी डिफरेंस परसेंटेज टर्म, अगर परसेंटेज टर्म में है तो उसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आर और टी अपॉन हो जाएगा, ठीक है, ये हमने पहले ऑलरेडी करा हुआ है, ये भी फॉर्मूला हमने पहले ऑलरेडी करा हुआ है, ये वापस से रिवीजन कर सकते हैं आप। अब देखते हैं इंटर मार्केट आर्बिट्रेज। इंटर मार्केट आर्बिट्रेज क्या है? दिस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अराइज बिकॉज द सम प्राइस डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग इन द सेम अंडरलाइन इन टू डिफरेंट एक्सचेंज, दो डिफरेंट एक्सचेंज में सेम प्राइस है, इफ अगस्त फ्यूचर stock of jet trading at 101 and NSE and 100 on BSE, the trader can buy कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑलरेडी हमने समझ ही लिया है ना, कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा प्राइस है, एक एक्सचेंज में दूसरे में कम प्राइस है, तो एक में बाय करके सेल कर लेगा, तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब आ जाते हैं लास्ट, इसमें जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिजाइन ये किया हुआ है पूरे के पूरे कोर्स को कि एक चैप्टर में तकरीबन 50 क्वेश्चन आंसर हम लोग सैंपल क्वेश्चन आंसर डालने वाले हैं, तो इसके जस्ट बाद 2 वीडियो आ जाएगा, लेकिन बुक में जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यू सोल्ड वन XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट इतना 278 में आपने बेच दिया एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द लॉट साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया, लॉट साइज इसका है 1200 का, व्हाट इज द योर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा इफ यू परचेज एट 265, आपने क्या किया, सोल्ड किया, पहले इसको क्या किया, बेचा है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं 265 में, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला समझ लो, सेल प्राइस माइनस, इस पे कई सारे क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूं, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस इनटू लॉट साइज, ये आपको कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा, ये किसके लिए है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए अगर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है, तो सिंपल जैसे मान के चलो अगर इसी फॉर्मूले पे मैं इसका करता हूं, तो सेल प्राइस कितना है 278 माइनस बाय प्राइस कितना है 265 इनटू लॉट कितना है 1200, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आया 313 इंटू 1200 और 12 इंटू 13 करेंगे, पहली बात तो ये पॉजिटिव आ गया, और ये आ जाएगा कितना 15,600 रुपए का प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टेकन ए शॉर्ट पोजीशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट इन जून XYZ फ्यूचर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर और लॉट साइज सेम है, ये समझने की, मल्टीप्लायर और लॉट साइज सेम है, एट द प्राइस ऑफ इतना, व्हेन यू क्लोज दिस पोजीशन आफ्टर फ्यू मंथ्स यू रियलाइज दैट यू मेड प्रॉफिट 10,000, जब आपने पोजीशन, पहले आपने शॉर्ट पोजीशन ली, पहले आपको समझना, पहले आपने क्या किया, बेचा है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, कितने प्राइस में 3400 में बेचा, लॉट साइज कितना है 50 का, जब आप
कुछ महीने बाद उस पोजीशन को क्लोज कर रहे हो तो आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसमें इग्नोर करना है ब्रोकरेज और कॉस्टिंग इग्नोर करके 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप कितने में बाई करोगे भाई? सिंपल है, 3400 में बेचा, 50 का लॉट है तो 100 रुपए ऊपर नीचे होने में कितना होगा? 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो 200 रुपए नीचे अगर मैं इसको खरीद लूं, यानी 3200 में इसको मैं खरीद लूं तो मेरा 10,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल। अभी ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर अट्रैक्ट। कैलेंडर स्प्रेड क्या अट्रैक्ट करता है भाई? सिंपल समझ लेना है आपको, हमेशा लोअर मार्जिन अट्रैक्ट करेगा सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ द फ्यूचर। लोअर मार्जिन मतलब अगर कैलेंडर स्प्रेड में आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्जिन कम लगेगा कंपैरेटिव नेकेड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग। मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय, भाई दोनों को देना पड़ता है, बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को देना पड़ता है। When the near leg of calendar spread transaction in index future expire, the further leg become a regular open position। जैसे हमने पहले ही बोला भाई, करंट मंथ में अगर जैसे मान के चलो बाई किया है और नेक्स्ट में सेल किया, ठीक है, तो अब अगर ये एक्सपायर हो गया करंट वाला तो नेक्स्ट वाला ओपन पोजीशन रहेगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा थर्ड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, तीसरे चैप्टर के 50 क्वेश्चन आंसर, जिसका मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सिर्फ 50 क्वेश्चंस को भी ठीक तरीके से कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए पूरे डेरिवेटिव का तो ये सारा का सारा वीडियो सीरीज अगर आप देख लेंगे तो आपको ट्रेडिंग में भी काफी हेल्प मिलेगा। और पूरा का पूरा बारीकी से मैंने कोशिश ये करी है कि पूरा का पूरा एक एक पॉइंट मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है, काफी मेहनत लगता है फ्रेंड्स, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। काफी वैल्यू हम लोग ऐड करने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।